नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 7 जुलाई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। फर्स्ट न्यूज़ दोस्तों, गूगल से CCI हीटेड अनरिलायबल इंफॉर्मेशन प्लेस अमेजॉन। देखिए, ये जो डिस्प्यूट है, गूगल को जो फाइन किया गया था CCI के द्वारा, एंड देन एनक्लाट ने भी उसे अपहेल्ड किया था। इट वाज अराउंड 1400 करोड़ का फाइन। उसमें अब गूगल ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाला और उसने ये चीज़ बोला है कि भाई, हम लोग जो ये चीज़ कर रहे हैं, मतलब हमारे ऊपर जो फ़ाइन पोस्ट किया गया है, उसमें एक रीज़न अमेज़ॉन का भी दिया गया है कि भाई अमेज़ॉन का फायर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम नहीं कर पाया क्योंकि गूगल का डोमिनेंस था। गूगल ने अनफेवरेबल पॉलिसीज़ लगाए अमेज़ॉन के डिवाइसेस पे कि भाई आप जो है हमारे सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे नॉन एंड सो ऑन। बट इसमें अगर आप चेक करोगे तो गूगल ने ये चीज़ बोला है कि भाई, हमारा जो गूगल का जो एंड्रॉयड डिवाइस है, वो गूगल का जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है वही चला है। अमेज़ॉन का फायर ओएस तो कहीं पे भी नहीं चला। लेट अलोन लेट अलोन बी इट इंडिया। मतलब उन्होंने कहा भाई, इंडिया का तो छोड़ दो, इंडिया में तो इन लोग ने ढंग से लॉन्च भी नहीं किया। बाहर भी इन लोगों ने जहाँ जहाँ लॉन्च किया, लोग खुद ही फेल किया, एंड उस फेलियर का रीज़न हमें दिया जा रहा है मेनली। और इन्होंने इसलिए बोला है कि भाई CCI का रिपोर्ट जो है वो गलत है। तो इसके बेसिस पे उन्होंने पिटिशन डाला है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये भी चीज़ मेंशन किया है कि CCI इशूड डायरेक्शंस ऑन एंड्रॉयड मार्केट एग्रीमेंट्स टू हेल्प अमेजॉन ग्रो एट कॉस्ट ऑफ गूगल। तो देखते हैं अभी इस बार सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है। नेक्स्ट दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी पॉइज्ड फॉर ड्यूरेबल ग्रोथ बट नो टाइम टू बी कंप्लेसेंट सिंस फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए, कंप्लेसेंट मतलब आप एकदम रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते हो। इंडियन इकोनॉमी भली ग्रो तो करेगा लगभग 7% के आसपास में। डिफरेंट एस्टिमेट्स है, कोई 6.8 है, कोई 7.2 है, कोई 7.1 है। तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो तो करेगा, बट फाइनेंस मिनिस्टर का ये चीज़ कहना है कि अभी भी कई सारे ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ है, जैसे कि अर्बन डिमांड स्ट्रॉन्ग एंड रूरल ऑन रिकवरी पाथ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पुशिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट्स में सस्टेन ग्रोथ फॉर लॉन्गर। बट इन्होंने कुछ कुछ रिस्क भी हाईलाइट किया, जैसे कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस हो सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, US चाइना का ऑलरेडी डिस्प्यूट चल ही रहा है, और US इंडिया इंडिया चाइना का भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये सब जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी एस्केलेट हो सकते हैं। वोलेटिलिटी इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स, प्राइस करेक्शन इन ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स, एल निनो का इफेक्ट आ सकता है जिसके कारण मानसून डिले हो सकता है या मानसून में पानी कम हो सकता है, और या मॉडेस्ट ट्रेड एक्टिविटी FDI इन्फ्लोज भी कम हो सकता है। इन्होंने ये चीज़ हाईलाइट किया। तो अगेन इन्होंने ये चीज़ भी बोला है कि भाई, गवर्नमेंट तो अपना केपेक्स कर ही रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी अपना केपेक्स बढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट इन केपेक्स की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो और भी बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट दोस्तों, G20 पैनल मूव्स डेवलपमेंट बैंक्स ग्रेटर एंगेजमेंट विद प्राइवेट सेक्टर। देखिए, न्यूज़ क्या है बेसिकली कि इंडिया जो, क्योंकि अभी G20 का प्रेसिडेंसी लीड कर रहा है, मतलब प्रेसिडेंट है अभी, तो उन्होंने ये चीज़ का प्रपोजल दिया है कि भाई अब G20 जो मल्टी डेवलपमेंट बैंक है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो ये लोग जो है अब थोड़ा सा मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स अब प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करें, उन्हें थोड़ा कंसेशन लोन भी प्रोवाइड करें, नॉन कंसेशन लोन भी प्रोवाइड करें प्रायोरिटी बेसिस पे। तो उन्होंने ये चीज़ बोला है कि 2030 तक 300 बिलियन एनुअली जो है हमें प्रोवाइड करना चाहिए नॉन कंसेशनल फाइनेंस, एंड कंसेशनल फाइनेंस का टारगेट रखा है इन्होंने 90 बिलियन एनुअली। फिर उन्होंने ये चीज़ बोला है कि हर मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को अपना एक पर्टिकुलर एम डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई वो कितना फंडिंग देना चाहते हैं, अपना इंटेंट बताना पड़ेगा, सो दैट एक क्लियर मैसेज जाए कि वो इंटरनेशनल एफर्ट्स में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और उसका प्रोग्रेस उन्हें G20 को रिपोर्ट करना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि भाई, जो G20 है अपना कंट्रीब्यूशन रिस्टोर करे, G20 के जो मेंबर्स हैं अपना कंट्रीब्यूशन रिस्टोर करे, किसको, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को, एंड देन इंक्रीज देम टू अचीव अ ट्रिपलिंग साइज ऑफ IDA बाय 2030। IDA का जितना फंडिंग है अभी तो ट्रिपल हो जाए 2030 तक। तो ये चीज़ है कि फाइनेंस के ऊपर बोला। फिर उन्होंने अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी यही चीज़ मेंशन किया कि भाई हमें जो है उसे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यही सब बातें, अच्छी अच्छी बातें दी हुई है। नेक्स्ट दोस्तों, PSBs मस्ट इंश्योर फेयर रिपोर्टिंग ऑफ बैड लोन्स इज फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए, अभी क्या ऑलरेडी स्ट्रेस आ रहे हैं बुक्स में, बैलेंस शीट में, जो कि
स्मॉल बिजनेसेस रहते हैं उनके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, या कोई रिटेल लोन है उनके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये चीज़ कहना है कि भाई अब टाइम आ गया है कि हम थोड़ा सा और विजिलेंट हो जाए बैड लोन्स की रिपोर्टिंग को लेके। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो अभी ठीक ठाक है, अच्छा ही है, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा 15.53% है। और टाइम आ गया कि हम रीजनल और रूरल बैंक को भी स्ट्रेंथन करें। She has also mentioned that the PSB should meet the priority sector targets across all subsectors, subcategories. Then she has mentioned that the NPAs of PSB is just standing at 4.97%, 5%, and net NPAs is at around 1.424%. उन्होंने ये भी चीज़ बोला है कि भाई SMS जो अकाउंट रहता है, जो कि स्पेशली मॉनिटरिंग अकाउंट्स रहता है, उसमें क्या रहता है कि भाई अब ये स्ट्रेस हो सकते हैं, ऐसे लोन्स रहते हैं। तो मान लीजिए कोई अगर इंस्टॉलमेंट मिस किया है या इंस्टॉलमेंट मिस कर सकता है, उसके बिज़नेस की हालत ख़राब है, तो इसे लोन को हम SMA में क्लासीफाई कर देते हैं। तो रिटेल लोन्स जो है 9.4% है SMEs में, PSBs में, और 5% है प्राइवेट बैंक्स में। देखिए ये चीज़ ना काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी फिगर है, क्योंकि अब देखिए 9% ऑलमोस्ट रिटेल लोन्स SMEs में क्लासीफाइड है, बट रिटेल लोन्स का परसेंटेज PSB में लगभग 30 to 40% के आसपास है। वही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का अगर आप लोन का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो मोर देन मेजॉरिटी लोन्स जो है वो रिटेल लोन्स को दे रखी है, बट उनका सिर्फ अभी तक 5% ही SMEs है। इस बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है मेरे शॉर्ट्स में, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों OMC कंपनीज़ के बारे में। मैं ये न्यूज़ इसलिए भी कवर कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पता चलना चाहिए कि ऑयल एंड गैस कंपनी जो हमारे कंट्री में वो कैसे काम करती हैं। देखिए OMCs का क्या रहता है कि भाई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो रहती है वो लोग क्या करती है कि भाई जब इंटरनेशनली क्रूड ऑयल प्राइस का दाम जो है एकदम से बढ़ जाता है, तो वो अपने जो रिटेल प्राइसेस है वो बढ़ाती नहीं है। और अब जब रिटेल प्राइसेस जब कम हो गई है एकदम से, मतलब सॉरी इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई है एकदम से, तो भी अगर आप देखोगे तो ऑयल के जो पेट्रोल के जो प्राइसेस वगैरह वो अभी भी उसी लिमिट में ही है, वो कम नहीं हुई है। तो ये क्या करते हैं कि इंडिया के मार्केट के रिटेल सेगमेंट में ये इतना वोलेटिलिटी कॉज नहीं करते एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। तो अभी ये क्या था, पहले अगर हम देखें 1 साल पहले की बात है, तो भाई इन्होंने लॉस काफ़ी इनकर किया था, 18,500 का लॉस इनकर किया था पहले, और अभी इन्होंने इनकर किया है प्रॉफिट इन अप्रैल टू जून क्वार्टर, दैट इज़ 22,100। पहले इसी क्वार्टर में 18,500 का लॉस था। तो इसी चीज़ से ये बैलेंस करती है मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, मेट कोक इम्पोर्ट्स अंडर प्रोब फॉर सेफ गार्ड ड्यूटी। देखिए मेटलर्जिकल कोक जो रहता है, जो कि हम इसे बोलते हैं मेट कोक, वो अभी क्या है लैमलाइट में आ चुका है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी इम्पोर्ट्स हो रहे हैं हैवी क्वांटिटी में ये मेट कोक के, एंड DGTR दैट इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, इन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए इनिशिएट किया कि भाई क्योंकि हैवी मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है, तो हमारे जो लोकल जो कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हिट हो रही है। तो इस चीज़ के लिए अभी ये प्रोब चालू किया। अगर मान लीजिए अगर ये प्रोब में निकलता है कि हाँ सचमुच हिट कर रही है, तो फिर ये एडिशनल सेफ गार्ड ड्यूटी लगाएंगे उस मेट के कोक के इम्पोर्ट पे। मेट कोक की बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन इट्स ए प्राइमरी फ्यूल यूज्ड इन फर्नेसेस ऑफ स्टील, केमिकल, फेरो एलॉय एंड पिग आयरन प्लांट्स। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों गोयर से रिलेटेड है, बट ये आर्बिट्रेशन का न्यूज़ है। आर्बिट्रेशन कई बार न्यूज़ में रहता है कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है आर्बिट्रेशन, तो ये इसी कारण मैं न्यूज़ का कवर कर रहा हूँ। गो फर्स्ट का हमारे जो पहले भी हम लोग ने इसको कवर किया था, तो अभी इसलिए एक फॉलोअप न्यूज़ था, अच्छा डेवलपमेंट है, तो मैंने इसलिए कवर कर रहा हूँ मैं। सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट टेल्स PNW टू सप्लाई इंजन्स टू गो फर्स्ट। देखिए PNW के इंजन्स में प्रॉब्लम था गो फर्स्ट को, जो इन्होंने पहले सप्लाई किया था। तो अब PNW के जो इंजन में प्रॉब्लम था, इसके कारण गो फर्स्ट के कई सारे फ्लाइट्स जो है ग्राउंडेड रह गए, तो वो उड़ नहीं पाए, तो मतलब उन्होंने प्रॉफिट ही नहीं बना पाए। तो मेनली अगर रीज़न देखा जाए गो फर्स्ट के इंसॉल्वेंसी के लिए, तो बोला जा रहा है कि PNW का जो इंजन ख़राब था उसी कारण गो फर्स्ट के सारे जो एयरलाइंस है वो ग्राउंडेड रह गए। अब गो फर्स्ट जो है उससे कॉम्पनसेशन मांग रहा है और उसे कह रहा है भाई तुम इंजन ठीक कर करके दो अपने मतलब सारे जितना तुम्हारे जो इंजन जो ख़राब पड़े। तो अब फाइनली पहले PNW ने इस चीज़ को एंटरटेन नहीं किया था, उन्होंने US कोर्ट में फाइलिंग किया था, गो फर्स्ट ने कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। अब जाके जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट है उन्होंने फाइनली एक जजमेंट दिया है कि भाई अब PNW को जो है
सप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखिए इस चीज़ का अपील ज़रूर होगा, बट उन्होंने ये चीज़ बोला कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा रहेगा तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे गोफेस्ट को। अभी तो इन्होंने काफ़ी लीनियंट व्यू दिया है, तो अगर ऐसा होता है तो ये गोफेस्ट के रिवाइवल में काफ़ी काम आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ एक छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, बिग फोर प्रैक्टिसेस अंडरगोइंग टेक ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि आप लोग कोई लोग सीए भी कर रहे हैं, सीएस भी कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ उनके लिए भी रेलिवेंट हो जाता है कि भाई टैक्स ऑडिट जो है वो अभी ईवाई का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 200 पे, फिर डिलॉयट का 140 है, केपीएमजी का 138 है, एंड पीडब्ल्यूसी का 130 प्लस पार्टनर्स है, दैट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एंड 40 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है किसके, पीडब्ल्यूसी के। तो टैक्स पार्टनर्स का भी मैंने नंबर बताया, और सिर्फ पीडब्ल्यूसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स उसके इरेलेवेंट है आपके लिए। बट जो टैक्स पार्टनर्स है, इससे ये आपको पता चलता है कि ईवाई अभी सबसे ज़्यादा टैक्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हर चीज़ का होते जा रहा है। अगर आप देखोगे तो फेसलेस असेसमेंट का हो रहा है, जीएसटी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, टैक्स रिफॉर्म्स के टैक्स रिफॉर्म जब आ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन और बढ़ते जा रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो बिग फोर जो ऑडिट कर रहा है वो भी अब थोड़ा ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहा है, वो भी अब फेसलेस टाइप का करने की कोशिश कर रहा है, एंड वो भी अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह को अपडेट कर रहा है, सो दैट हम भी टैक्स असेसमेंट के लिए रेडी रहे इन व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन असेसमेंट। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि सैप, ओरेकल, एमएसडी, टैली, ये सब क्या रहते हैं, सॉफ्टवेयर तो रहते हैं, बट ये सब कनेक्टेड नहीं रहता है। इसके अगेंस्ट ये लोग अब ईआरपी लेके आ रहे हैं, जो कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन के एक एक सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड रहेगा, तो एक कॉम्प्रहेंसिव उन्हें सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आप कभी भी कोई इंटरव्यू वगैरह में कोट कर रहे हो कि से व्हाई डू यू वांट टू जॉइन ईवाई in tech taxation department, or say suppose why do you want to join Deloitte in the taxation department, what do you think Deloitte is doing to bring to cope up with the new advancement of digitalization। अगर आप इसमें अगर ये न्यूज़ को कोट करते हो तो आई एम श्योर एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर कि भाई आप इतने करंट से अपडेटेड रहते हैं। नेक्स्ट इज दोस्तों, इंडिया सेट्स इट्स ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ स्वीटनर्स। देखिए स्वीटनर जो है काफ़ी अभी न्यूज़ में है, एज पर टेम करके, वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि सारे बेवरेजेस ड्रिंक्स वगैरह में डाला जा रहा है। डब्ल्यू ने रिपोर्ट निकाला कि स्वीटनर कुछ नहीं कर रहा है, बस हेल्थ को डिटोरिएट ही कर रहा है, और इससे लेने से कोई ऐसा बेनिफिट टाइप का नहीं मिल रहा है जो कि कंपनीज क्लेम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि भाई ये हो सकता है कार्सिनोजेनिक भी रहे। अब इसके अगेंस्ट में जो बेवरेज कंपनी से बोला कि भाई हम आर्टिफिशियल स्वीटनेस ऐड कर रहे हैं, बट ये नॉर्मल जो आपके जो शुगर वगैरह के कंटेंट से इसमें जो हार्मफुल इफेक्ट रहता है वो काफ़ी कम रहता है, मतलब इनफैक्ट ना के बराबर रहता है। अगर हम इसे ऐड नहीं करेंगे और हम रियल शुगर ऐड करेंगे तो वो स्वीट तो हो जाएगा उतना ही, बट आप सोचिए कितना हार्म करेगा। तो फिर इसके अगेंस्ट में फिर फसाई ने अपने इंडियन स्टैंडर्ड्स को के हिसाब से भी एक स्टडी कंडक्ट करना चालू किया। फसाई ने बोला कि वी डोंट हैव टू फॉलो द वेस्ट, विल कंडक्ट आवर ओन स्टडी एंड विल डिफाइन आवर ओन स्टैंडर्ड्स। उसके बेसिस पे फिर हम डिसाइड करेंगे भाई ये स्वीटनर गलत है कि सही है। ऐसा न्यूज़ है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, फ्लिपकार्ट स्टाफ टू गेट फ़ोन पे बायबैक ईसॉप पे आउट दिस मंथ। पहली बात तो ईसॉप पे आउट देख लीजिए क्या होता है। एक कंपनी अगर एम्प्लॉय को सैलरी देती है वो चीज़ तो है, बट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी देती है ताकि एम्प्लॉयज़ जो है सैलरी के साथ साथ एक स्टॉक ऑप्शन यानी कि ओनरशिप भी अपने कंपनी में लेते रहे। ठीक है, इससे क्या होता है, कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। कंपनी को ये बेनिफिट होता है कि एम्प्लॉय जल्दी से छोड़ के नहीं जाता, एम्प्लॉय के लिए, और फिर कंपनी के लिए भी बेनिफिट रहता है कि एम्प्लॉय उस हिसाब से काम करते हैं कि भाई ये मेरा कंपनी, अगर मैं ज़्यादा अच्छा काम करूँगा तो मेरा ही शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, एंड देन मैं ही रिटायरमेंट के टाइम में या मैं ही जब कंपनी छोड़ूंगा तो मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है। एम्प्लॉयज़ के लिए ये चीज़ ये भी रहता है कि भाई उनके लिए एक सेफ्टी रह जाता है कि भाई हमें एक ओनरशिप भी मिल रहा है एंड हमें ईसॉप भी मिलते जा रहा है, तो हम जब जब कंपनी छोड़ेंगे या कंपनी में रहते भी है तो ये हमारा ओनरशिप बहुत बढ़ते बढ़ते, अगर आप जोमेटो का एग्जांपल बोलो तो सीएफओ जोमेटो की जो है उन्हें अच्छा खासा ईसॉप मिला था, तो आज के रेट में वो रिडीम अगर करेंगे तो मैं कहूँगा वो करोड़ों में है वो अमाउंट। तो इसी वजह से एक सैलरी का तो फिक्स पार्ट उन्हें मिलता ही जाता है, उन्हें एक ईसॉप भी मिलता जाता है, तो उनके लिए रिटायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा सेविंग हो जाता है। तो वैसे फ्लिपकार्ट एक्चुअली क्या है, फ्लिपकार्ट का और फ़ोनपे का एसोसिएशन है। एसोसिएशन एज इन फ्लिपकार्ट का कुछ शेयर है फ़ोनपे में, और अब जो है फ्लिपकार्ट जो है अपना एसोसिएशन को हटा रहा है, तो उनको कितना मिल रहा है, 7 मिलियन
पे आउट मिल रहा है, जो कि ESOP के फॉर्म में उन लोग एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बस यही एक छोटा सा न्यूज़ था। फ्लिपकार्ट की बात करें तो दोस्तों उसमें कई सारे फर्म्स भी और भी इंक्लूडेड है। फ्लिपकार्ट का मेजर इन्वेस्टर कौन है? वॉलमार्ट, और उसके अंदर कई सारे फर्म्स इंक्लूडेड जैसे मिंत्रा। अब एम्प्लॉयज़ के पास ये भी ऑप्शन है कि भाई आप अपने ESOP जो है फ़ोनपे से हटा के मिंत्रा में भी डाल सकते हो, सो दैट मिंत्रा जब एक अच्छे वैल्यूएशन में आ जाएगा, जब हम उसे एग्जिट करेंगे तो आपको वापस से ESOP के फॉर्म में मनी मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, चंद्रयान 3 टू हेड द मून ऑन फ्राइडे July 14th। देखिए, चंद्रयान 1 मैं कहूँगा सक्सेसफुल मिशन था भी नहीं भी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी डिस्कवरी किया। चंद्रयान 2 जो है वो लैंड करने के पहले ही क्रैश कर गया था, जिसको आपने देखा भी होगा कि मोदी जो है इसरो के चीफ को जाके एक बार हक कर रहे थे, वो वाला इंसिडेंट। और चंद्रयान 3 का अभी ये इंसिडेंट आज इन चंद्रयान 3 अब ये टेक ऑफ करेगी। चंद्रयान 3 में ये जुलाई 14 के आसपास टेक ऑफ करेगी एंड प्रॉब्ली लैंडिंग होगी बाय द लास्ट वीक ऑफ अगस्त। अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो इसमें इन्होंने चंद्रयान 2 के कुछ प्रॉब्लम्स को करेक्ट किया है, और जो मेन प्रॉब्लम था कि जो लैंड जब कर रहे थे तो चंद्रयान 2 का जो लैंडर था उसका मैक्सिमम स्पीड कैपेसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड। अभी उन्होंने उसको 50% से बढ़ा दिया है, उसके लैंडिंग स्पीड के कैपेसिटी को, तो ये इम्प्रूवमेंट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, एट रिकॉर्ड $40 बिलियन हायर दैन FY23 नेट FDI फॉरेक्स आउटफ्लोज वाया PE एग्जिट्स MNC प्रॉफिट रिपैट्रिएशन सर्च। देखिए, हुआ क्या एक्चुअली पिछले साल कि MNC के जो प्रॉफिट है और रिपैट्रिएशन है, वो मतलब प्रॉफिट के कारण जो रिपैट्रिएशन करने के लिए उनको अमाउंट मिल गया, या तो उन लोगों ने जो FDIs वगैरह में जो इन्वेस्ट करके रखा था वर्सेस वो FDI से जो इन्वेस्टमेंट को रियलाइज़ करके वापस लेके गए, तो जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा हो गया और इनफ्लो वो कम हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर हम MNC की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक हेड आता है इनकम ऑन इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट फंड शेयर्स आउटफ्लो के सेक्शन में, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसका एक हेड आता है। तो अब उसमें क्या था, 40 बिलियन का आउटफ्लो था, यानी कि हमारा इंडिया से पैसा लेके जाया गया, और 27 बिलियन का ही सिर्फ FDI था। इस हिसाब से देखें तो अगर MNC की जो प्रॉफिट है, जो कि इंडियन कंपनीज में जो इन्वेस्टेड है, वो लोग ने भी MNC को बाहर डिविडेंड बहुत अच्छा खासा पे किया। फॉर एग्जांपल, मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ वेदांता का जो पेरेंट कंपनी है वो इंडिया का नहीं है, तो वेदांता ने काफ़ी ज़्यादा उनको डिविडेंड इशू किया ताकि वो फिर अपना लोन का पे रीपेमेंट करके, वो अलग बात है, बट इस हिसाब से काफ़ी रिपैट्रिएशन हो गया प्रॉफिट का। तो इससे ऑब्वियसली क्या होता है लॉन्ग टर्म में कि अगर ये चलता रहा ट्रेंड ऐसा, तो रुपी का वैल्यू जो है वो कम होते जाएगा, आई मीन डिप्रिशिएट होते जाएगा। देखिए, जब आप इंडियन इकोनॉमी से पैसा बाहर भेजते हो कहीं पे, तो आप क्या करोगे, आप डॉलर बाय करोगे, इंडियन करेंसी सेल करोगे। तो जब इंडियन करेंसी सेल करोगे तो ऑब्वियसली अचानक से इंडिया के करेंसी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में आ जाएगी, तो आपके वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, एक ऐसी बस छोटा सा न्यूज़ है, फन फैक्ट टाइप का बोल लो, एक एप्पल्स मिड कैप बिगर दैन मोस्ट कंट्रीज GDP। देखिए, एप्पल का जो मिड कैप है आज के रेट में कई सारे कंट्रीज से भी बढ़ा हुआ है। जैसे कि वर्ल्ड की अगर GDP की बात करें तो 1,01,000 बिलियन डॉलर्स है। ये US सबसे ज़्यादा है, उसमें 25,000 US का है, 25,500, चाइना 17,963, जापान का 4,231, हांगकॉन्ग 360, इंडिया 3,385, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूँ तो GDP की वाइज बात करूँ तो। फिर उसके बाद आते हैं एप्पल का मार्केट कैप। एप्पल का मार्केट कैप किससे बड़ा है? एप्पल का मार्केट कैप इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इंडिया। अगर एप्पल का मार्केट कैप 3009 है तो इंडिया का मार्केट कैप जो है वो 3560 है। और फ्रांस का मार्केट कैप देखें तो 3254, और यूनाइटेड किंगडम का मार्केट कैप एप्पल से भी छोटा है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट का जो मार्केट कैप है दैट इज इवन बिगर दैन जर्मनी। मार्केट कैप फॉर अ कंट्री का मतलब क्या हुआ, कोई भी कंट्री का मार्केट कैप का मतलब क्या हुआ, उसके जितने भी लिस्टेड शेयर्स हैं उन टोटल शेयर्स का वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू। तो यानी कि अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में जितने भी शेयर्स लिस्टेड हैं उसका वैल्यू है लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए
तो एप्पल का वैल्यू है मार्केट कैप का 3 ट्रिलियन, दैट इज इवन ग्रेटर देन यूके, सऊदी अरेबिया, कनाडा, जर्मनी। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा एज अ फन फैक्ट। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ब्रोकर्स टेक इशू विद सेबीज बेसिस फॉर फिट एंड प्रॉपर पर्सन। देखिए एक्चुअली ये न्यूज़ क्या है कि सेबी ने अपना जो लॉ सेबीज 2021 अमेंडमेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है। एक्चुअली इसमें सेबी ने अमेंडमेंट ये किया है कि भाई अगर किसी कंपनी के कोई डायरेक्टर के खिलाफ या की मैनेजरियल पर्सन के खिलाफ या कोई ब्रोकर के की मैनेजरियल पर्सन के खिलाफ अगर चार्जशीट फाइल हो जाता है, तो वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो कोई भी कंपनी में या तो की मैनेजरियल पर्सनल नहीं होल्ड कर पाएगा, या तो वो अगर ब्रोकर है तो कोई सिक्योरिटी मार्केट के ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए आपके एक्चुअली होता क्या केस में, जब एफआईआर फाइल होता है उसके 60 टू 90 डेज के अंदर आपका चार्जशीट फाइल होता है, या अगर ये नहीं होता है तो फिर जो आपका अरेस्ट है वो इलीगल हो जाता है। तो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रहता है और चार्जशीट आपका जो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सबमिट किया जाता है मजिस्ट्रेट को, और फिर उसके बेसिस पे वो केसेस चलते रहते हैं आगे ऐसा। तो अगर चार्जशीट भी फाइल हो जाता तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो गिल्टी है ही, गिल्टी है कि नहीं है उसके लिए तो कोर्ट्स बैठे हैं ना। तो अब इसके लिए लोग जो है ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। आप अगर एक बार हमारे खिलाफ चार्जशीट फाइल कर रहे हो और आप हमें सब चीज़ से डिबार कर दे रहे हो, इसका मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट द चार्जेस हैव बीन प्रूवन अगेंस्ट अस, विच इज़ नॉट द केस। तो इस चीज़ के खिलाफ काफ़ी ब्रोकर हाउसेज ने एंड काफ़ी कंपनीज ने एक आवाज़ उठाया है। तो अब देखते हैं इस पर सेबी वापस से क्या अमेंडमेंट करेगी। उन्होंने ये भी चीज़ बोला है कि भाई आपने सिर्फ पर्टिकुलरली ब्रोकर हाउसेज को क्यों चुना, आप बाकी सेक्शन ऑफ द जो स्टॉक मार्केट से या सिक्योरिटीज़ है उन्हें क्यों नहीं चुना। ये पर्टिकुलर केस एक इसलिए भी अभी लाइमलाइट में है क्योंकि मोतीलाल ओसवाल के जो अजय मेनन है मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके अगेंस्ट ईओडब्ल्यू जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है ऑफ मुंबई पुलिस, उन्होंने एक चार्जशीट फाइल किया। नाउ ही इज डीबार्ड एंड ही इज नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन टू होल्ड अ पोजिशन ऑफ एन इंटरमीडिएटरी। तो ये इन्होंने मोतीलाल ओसवाल ने भी थोड़ा इस केस को लाइमलाइट में लेके आया। नेक्स्ट इज दोस्तों, सेबी प्रपोजेस एफपीआई ट्रेड सम कॉर्प बॉन्ड्स ऑन आरएफक्यू। आरएफक्यू क्या है? रिक्वेस्ट फॉर कोट। एक्चुअली सेबी ने एक रिक्वेस्ट फॉर कोट का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उस पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो ट्रेड होंगे। उन्होंने ये चीज़ बोला है कि जितने एफपीआईज गवर्नमेंट बॉन्ड में ट्रेड कर रहे हैं उनका 10% ट्रेडेड वैल्यू आरएफक्यू के थ्रू जाएगा, या 10% जो ट्रेडेड वैल्यू है वो आरएफक्यू के थ्रू जाएगा फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड, सॉरी। तो अब ये इन्होंने ये चीज़ क्यों किया है? क्योंकि देखिए बॉन्ड्स वगैरह का जो ट्रेडिंग रहता है ना उसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग रेट्स देते हैं। जब ये चीज़ डिसाइड हो जाएगा कि आरएफक्यू में 10% ऑफ द बॉन्ड्स ट्रेड हो रहे हैं, तो एटलीस्ट पीपल वुड हैव सर्टन क्लैरिटी अबाउट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। हर एक प्लेटफॉर्म में जो अलग अलग प्राइस है, आरएफक्यू में क्योंकि 10% अगर ट्रेड हो रहा है तो उसी के प्राइस को फिर एक मार्केट वाइड एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इसीलिए सेबी जो आरएफक्यू को प्रमोट करने के लिए, बॉन्ड मार्केट में तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये प्रपोजल लेके आई है। पिछले साल की बात करें तो एफपीआई ने 4.5% ऑफ द टोटल ट्रेड्स इन कॉर्पोरेट बॉन्ड को किया है, और उनका सिर्फ 0.78% आरएफ की प्लेटफॉर्म में है, जो कि सेबी अभी प्रपोजल कर रही है 10% के आसपास। तो गैप बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, आज का लास्ट न्यूज़, ट्राई टू स्टार्ट कंसल्टेशन ऑन ओटीटी रेगुलेशन। एक्चुअली देखिए क्या है ये न्यूज़ में कि ट्राई चाह रही है कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, पहली बात तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम ये सबको भी ओटीटी माना जाता है, और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम ये सबको भी नेट ओटीटी माना जाता है। तो गवर्नमेंट ये चीज़ चाह रही है कि पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि भाई क्या है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म, उसके बाद हम चाहते हैं कि कुछ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करें ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट शुड बी सेफ गार्ड। इट इज़ द पर्पज इज़ नॉट टू जनरेट रेवेन्यू, बट द पर्पज इज़ टू सेफ गार्ड द interest of consumers. So most probably they will bring in the regulation for OTT like WhatsApp, Telegram, Signal, and not like Amazon Prime या Netflix, ठीक है। तो एक बार ये डिफाइन हो जाता है, फिर उसके बाद ट्राई और डीओटी का ये चीज़ कहना है कि
Department of Telecommunication should be the nodal ministry for communication apps, while the Ministry of Information and Broadcasting should be the point of contact for content including apps such as Disney Hotstar and Sony Live. तो ये चीज़ें अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज में है, ये ड्राफ्ट अभी प्रपोजल ओटीटी का दिया गया है, एंड देन कंसल्टेशन होगा, उसके बाद अमेंडमेंट्स करेंगे, एंड देन कमिटी, स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, पार्लियामेंट कमेटी के पास जाएगा, फिर उसके बाद पार्लियामेंट के पास जाएगा। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बट हाँ, अगर आपके वो कुछ सजेशन है तो आप भी दे सकते हैं। फिलहाल तो अभी ट्राई कंपनी से सजेशन लेना स्टार्ट करेंगे, एंड देन पब्लिक कंसल्टेशन के लिए इस चीज़ को डालेगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। आज के और भी न्यूज़ है, जैसे कि वही कॉमन न्यूज़ की भाई यूएस ने फेड इंटरेस्ट बढ़ा सकता है, ये टोमेटो के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो वो कई सारे ऐसे कॉमन न्यूज़ है, वो हम कई बार कवर कर चुके हैं, एंड मैंने आपको इसका इफेक्ट भी बार बार समझा चुका है, तो उसे कवर करने का कोई पॉइंट नहीं होता बार बार। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड हैव अ नाइस डे।